वेलकम। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे थ्योरी की क्लास। तो क्लास वन, ये हम थ्योरी की कंसेप्ट की क्लास हम पहली देखेंगे, जो कि पर्यावरण अध्ययन के तहत हम इसको देखेंगे। तो आज पर्यावरण पहला चैप्टर होगा। इस पर्यावरण के चैप्टर को हम पूरा खत्म करेंगे इसको। और आप प्लीज थ्योरी थ्योरी का चैप्टर है तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और प्लीज आप थोड़ा धैर्य बना कर रखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और इसके बाद इसके हम सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप थोड़ा समय आप हमें दीजिएगा और आपको हम बेहतर रिजल्ट देंगे। तो आप प्लीज, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। और आपको यदि कोई भी इशू है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने साथियों का शेयर जरूर कीजिएगा हम, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। और तो ये क्लास इसके लिए होगी। तो ये ग्रुप डी की जितनी भर्तियां हैं सब में जीएस पूछा जाता है। तो जो सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितनी भी भर्तियां आई हुई हैं, ग्रुप डी, ग्रुप स्टेनो, ग्रुप सी और पेड अप्रेंटिस और जो ये ड्राइवर की है, तो इन सभी के लिए जितना भी जीएस पूछा जाता है इसमें से आपको आसानी से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो आज चैप्टर वन होगा पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो इसको हम आज पूरा चैप्टर देखेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन जो होंगे लगभग अप्रॉक्स 60 के आसपास हैं, 60 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो उन क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर है पर्यावरण। तो पर्यावरण शब्द किससे मिलकर बना है? तो पर्यावरण परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। तो पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण का अर्थ होता है चारों तरफ। क्या होता है? चारों तरफ। तथा आवरण का अर्थ होता है घेरना। आवरण का अर्थ क्या होता है? घेरना। तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण का अर्थ होता है घेरना। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ क्या हो जाएगा? चारों तरफ से घेरना। तो आप इसको आसान आसान समझ लीजिए कि हमारी चारों तरफ जो कुछ भी है, जो भी हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य और इमारतें या कुछ भी जो है, तो ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही है। जो चारों ओर से घिरा हुआ है, ये आवरण जो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ आवरण है, पेड़ पौधे, जीव जंतु और इमारतें या कोई भी चीज आप देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? चारों तरफ से घेरना या चारों तरफ से जो घिरा हुआ आवरण होता है उसी को क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। आगे, पर्यावरण के दो घटक होते हैं। पर्यावरण के कौन से घटक होते हैं? तो पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक प्राकृतिक घटक होता है और एक मानव निर्मित होता है। तो प्राकृतिक घटक कौन होते हैं? जिसको प्रकृति ने बनाया है उसे प्राकृतिक घटक बोलेंगे। जिसका निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? तो उनको हम बोलेंगे से प्राकृतिक घटक हैं। तो प्राकृतिक घटक में देखो, जंतु, स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप। तो जिन जिन जो घटक प्रकृति द्वारा निर्मित है उनको हम बोलेंगे प्राकृतिक घटक। और मानव निर्मित घटक कौन होंगे? जिनको मानव ने बनाया है उनको बोलेंगे मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक कौन से हो जाएंगे? जंतु एवं पादप, स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप। ये स्थल, ये क्या हो जाएगा? ये प्राकृतिक घटक हो जाएंगे। और मानव में घटक कौन से होंगे? इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल, पार्क, संस्कृति आदि, ये मानव निर्मित हो जाएंगे। आपकी एक और बात देखेंगे कि जैविक घटक कौन, जीवी घटक कौन से होते हैं और अजैविक घटक कौन से? जैविक घटक और अजैविक। जैविक जिनमें जीवन है और अजैविक जिनमें जीवन नहीं है। तो जैविक में ये हो जाएंगे जंतु एवं पादप, ये जीवित हैं इसलिए इनको जैविक घटक भी कह सकते हैं। और ये स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृदा एवं ताप, स्थल, जल, वायु, मृदा एवं प्रकाश, ये क्या हो जाएंगे? ये अजीवी घटक हो जाएंगे। तो आप इनको भी याद रखेंगे। जिनमें जीवन है उनको क्या बोलते हैं? जैविक घटक बोलते हैं। जैसे जंतु एवं पादप, ये जैविक घटक हो जाएंगे। पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो पर्यावरण को आगे भी हम सब डिवाइड करते हैं। तो पर्यावरण को 4 घटक पर्यावरण के मेनली होते हैं। ये कौन से होते हैं? स्थल मंडल होता है, जल मंडल होता है, वायुमंडल होता है, इसी तरह से जैव मंडल होता है। तो ये 4 क्षेत्रों में विभाजित है पर्यावरण। तो हम पहले देख लेते हैं स्थल मंडल। तो स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो स्थल मंडल जो है, पृथ्वी के ऊपरी परत या परपटी को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है जिस पर हम रहते हैं, वो उस परत को क्या बोलते हैं? तो उसको स्थल मंडल बोलते हैं। और पृथ्वी का लगभग 1/3, पृथ्वी का लगभग कितना? 1/3 कितना होता है? तो 29% होता है, 29%। तो 20 कितना होता है? 29। पृथ्वी का लगभग 1/3 कितना होगा? 29% होगा।
तो 29% भाग पर क्या है, पृथ्वी के लगभग 1/3 या 29% भाग पर स्थल मंडल है। आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। इस मंडल में पर्वत पठार, तो आपको पता है जो जो पृथ्वी सतह जिस पर हम रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। और इस पर जो 29% क्या है, तो 29% स्थल है। ये क्या है, ये 29% स्थल है। 29% भाग प्रतिशत कितना है, स्थल है। पृथ्वी के जो जो पूरा भाग है उसका 29% क्या है, स्थल है। और इस मंडल में पर्वत पठार मैदान घाटी आदि पाए जाते हैं। तो इस पर इस मंडल में हम क्या देखते हैं, पर्वत भी देखते हैं, पठार भी देखते हैं, घाटियां भी देखते हैं। तो ये सब चीजें स्थल मंडल पर पाई जाती हैं। तो स्थल मंडल का महत्व क्या है, यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यस, तो ये बिल्कुल चीज है। तो यह इस मंडल पर आपको पता है खनिज पाए जाते हैं, लोहा पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो इस मंडल पर आपको पता है खनिज भी पाए जाते हैं। और यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने योग्य भूमि प्रदान करता है। बिल्कुल सही। हमें क्या, हम कृषि कहते हैं, हम अपने हमारे खेत हैं, वन है, और भूमि, और जो ये भूमि है इस पर हम घर बनाकर रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। तो स्थल मंडल पर हम वन भी लगा सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं, भूमि पर जो अपना घर भी बनाकर रह सकते हैं। यह मंडल पशुओं को चरने के लिए घास प्रदान करता है। तो बिल्कुल है। तो लॉजिकल सिंपल फैक्ट है कि जो स्थल मंडल पर है, जब जानवर रहते हैं तो घास के लिए उनके लिए स्थल भी होंगे। आगे देख लेते हैं जल मंडल। दूसरा देख लेते हैं जल मंडल। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जल मंडल बोलते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो जल मंडल बोलेंगे। और पृथ्वी का लगभग दो तिहाई कितना होगा, दो तिहाई लगभग होगा 71%। तो दो तिहाई 71% भाग पर क्या है, जल है। तो पृथ्वी का जो 29% भाग है वो स्थल है, इसको आप याद रखेंगे ध्यान से। और इसका जो दो तिहाई भाग है वो जल से घिरा है। क्या से घिरा है, जल से। महासागर, झीलें, नदियां एवं अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं, तो ये जल मंडल का निर्माण करते हैं। तो आपको पता है जल मंडल के अंदर क्या क्या आएगा, महासागर आएगा, झीलें आएंगी, नदियां आएंगी, अन्य जलाशय भी आएंगे। तो अगला है जल विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ, वाष्प, भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। तो जल को आपको पता है कैसे कैसे पाया जाता है, जल विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ, वाष्प, भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। जल कई रूप में पाया जाता है, तो आप जानते ही होंगे इसको, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जल मंडल का महत्व क्या है, तो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सभी जीव को जल चाहिए। तो ये सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। जल से ही बादलों का निर्माण होता है, वर्षा होती है। तो बिल्कुल जल से ही बादलों का निर्माण होता है, वर्षा होती है। आपको पता है नीचे से जल जब वाष्पीकरण होकर जाता है तभी तो वर्षा होती है, जल चक्र के द्वारा। तो जल से ही बादलों का निर्माण एवं वर्षा होती है। आगे देख ले वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या होता है, तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। हमारे ओर जो चारों ओर गैसों का गोला जो है, ये जो गैसेस हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वायुमंडल बोलते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी गैसें विद्यमान हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। और वायुमंडल कई प्रकार की गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आदि का मिश्रण है। तो बिल्कुल वायुमंडल में कई प्रकार की जो गैसें हैं उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन आदि और भी गैसें हैं जिनका ये मिश्रण है। इस मंडल में धूल एवं जल वाष्प भी पाए जाते हैं। बिल्कुल इस मंडल में तो जब वो गैसेस का ही गोल, जब ये गैसें ही हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें धूल कण वाष्प भी पाए जाएंगे, क्योंकि ये भी गैसों के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये भी क्या होंगे, ये भी इस मंडल में पाए जाएंगे। वायुमंडल का महत्व क्या है, तो महत्व हम इसको बता देते हैं। वायुमंडल का महत्व, तो यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल जो हमारी तरफ यदि वायुमंडल ना होता तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों, जो हानिकारक किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा नहीं हो पाती। तो ये क्या करता है, ये सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं उससे हमारी रक्षा करता है। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल वायुमंडल ही क्या करता है, मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन भी लाता है। और यह रेडियो संचार में मदद भी करता है। तो इनको भी आप याद रखेंगे, ये मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है और ये रेडियो संचार में मदद करता है। आगे देख लेते हैं जैवमंडल। जैवमंडल बोलते हैं जो हमारा जीवन जो संभव है जहाँ पर, उसको बोलते हैं जैवमंडल। जैसे है पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल
एवं वायु मिलकर, जहाँ पर स्थल भी हो, जल भी हो और वायु हो, ये मिलकर जीवन को संभव बनाते हों, उसे जैवमंडल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जैवमंडल बोलते हैं। तो जंत एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। तो जैवमंडल का निर्माण कौन करता है? तो पादप और जंत, ये क्या जैवमंडल का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये जीवी घटक है पर्यावरण के। कौन से घटक है? जैविक घटक है पर्यावरण के। कैसे घटक हैं? जैविक घटक। तो जंत एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। हम बात कर ले जैवमंडल का महत्व क्या है। तो यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। बिल्कुल, जीवन के लिए जैवमंडल क्या करता है? जैवमंडल में हम जीवित कैसे रह पाते हैं? जब हमें वहां पर जीवन की अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तभी तो हम जीवित रह पाते हैं। तो यह जीवन के लिए क्या करता है? अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अब हम आगे देख लेते हैं यहां से। तो आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है। मनुष्य और पर्यावरण का साथ अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य है। और यह सत्य है कि पर्यावरण की देखरेख का जिम्मा मनुष्य पर है। पर्यावरण का देखरेख का जिम्मा किस पर है? मनुष्य पर है। परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुंचाता है। आपको पता है कि मनुष्य पर्यावरण का साथ तो अटूट तो है ही, लेकिन पर्यावरण को अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी से पहुंचता है तो वो मनुष्य ही इसको पहुंचाता है, और जिसका प्रभाव इस पर सीधे पड़ता है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी और जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, वैसे वैसे क्या होता गया? पर्यावरण को नुकसान ज्यादा पहुंचने लगा। और आज सबसे बड़ा विषय है पर्यावरण की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो पर्यावरण और मनुष्य का संबंध अटूट है, लेकिन यह भी सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुंचा रहा है। तो इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो उन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को हम देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए उनमें प्रमुख हैं। पहला है मानव पर्यावरण का स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपकी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। हम इसके बारे में देख लेते हैं। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। बिल्कुल, तो पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास किया गया था। इस सम्मेलन में सभी के लिए पृथ्वी का एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। एक पृथ्वी, मतलब सबके लिए एक पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। हम लोग सब एक ही पृथ्वी पर रहते हैं, तो इसी का सिद्धांत अपनाया गया था। तो अगला है जैसे है, इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं UNEP। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। UNEP की स्थापना किसके तहत की गई? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंतर्गत की गई थी। इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म को हम सीधे याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ था किसके अंतर्गत? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के अंतर्गत। और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। तो इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। इस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से फैक्ट निकल कर आए? तो इसमें यह भी घोषणा की गई थी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और साथ में ही इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। तो इसको दो फैक्ट आप इसमें याद रखेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन। अगला हम देख लेते हैं पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1992 में हुआ था। और ये पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो यह सम्मेलन ब्राजील की राजधानी, कहाँ? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था।
तो यह सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसका नाम था एजेंडा 21। तो याद रखेंगे एजेंडा 21 किसमें जारी किया गया था। एजेंडा 21 ये किसमें जारी किया गया था। तो एजेंडा 21 जारी किया गया था ये जल सम्मेलन, ये जो पृथ्वी सम्मेलन था 1992 में, इसमें जारी किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन के तहत आप 2 फैक्ट याद रखेंगे। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था। 92 में। कहाँ हुआ था। तो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसमें जो इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसका नाम एजेंडा 21 था। इसको आप याद रखेंगे। एजेंडा 21 किसमें जारी किया गया था। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जारी किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं उनको हम भी देख लेते हैं। तो पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी डेट ही याद रखेंगे, इसका सन पूछा जाएगा सीधे। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। तो ये अपने यहाँ हर देश ने, क्योंकि उसमें शामिल भाग लिया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में, तो वहाँ क्या हुआ था। तो उस उनके जो कार्यक्रम, वहाँ जो कार्यक्रम बताए गए थे उसको लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अपने देश में पारित किया गया था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार की जाए। जो पर्यावरण को है उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए एक योजना तैयार की गई थी और ये 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया था। आप ध्यान से देखेंगे। अगला है पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन कौन से चलाए गए थे, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्यावरण संबंधी जो प्रमुख आंदोलन चलाए गए थे उनमें पहला हम देख लेते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कब चलाया गया था। 1973 में। सन आप बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। इस आंदोलन के नेता कौन थे। तो यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। इनका हाल ही में 2 साल पहले इनका निधन हो चुका है। तो इस आंदोलन के नेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन 1973 को। ये आंदोलन हुआ कहाँ था। तो इस आंदोलन की शुरुआत 1973 में आज के जो उत्तराखंड का गोपेश्वर शहर है, शहर का रेनी नामक गाँव है, वहाँ से हुई थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। 1973 में। आज के समय जो उत्तराखंड का गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव है, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा की थी। तो इस आंदोलन में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी, जिससे क्या हो सके, इन पेड़ों की रक्षा हो सके। कुछ महिलाओं ने इसमें बलिदान भी दे दिया था, जिनको पेड़ों के साथ ही काट डाला गया था। तो आगे देख लेते हैं। एक घटना जो ये हुई थी, ये वाली, ये आप देख लेंगे इसको। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दी थी। तो इसमें क्या हुआ था कि पेड़ों के साथ ही अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दे दिया था, क्योंकि इन्होंने जो है राजस्थान में पेड़ों से ही चिपक गई थी। और इन्होंने किस वृक्ष की रक्षा की थी। तो खेजड़ली नामक गांव था, उसमें खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए, खेजड़ी वृक्षों पर ही रक्षा के लिए इन्होंने ही अपना बलिदान दिया था, अमृता देवी बिश्नोई ने। तो ये कहाँ की घटना है। राजस्थान के जोधपुर शहर की जो घटना है, इसको याद रखेंगे, मेन है। अगला है अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन कब हुआ था। 1983 में। इसको डेट आप, इसका सन याद रखेंगे पक्के से आप। तो अपिक्को आंदोलन कब हुआ था। 1983 में। इस आंदोलन के नेता कौन थे। तो ये पांडुरंग हेगड़े साहब इसके नेता थे। और यह चिपको आंदोलन का ही रूप था। किसका रूप था। चिपको आंदोलन का ही रूप था, जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। तो अपिक्को आंदोलन से आप 2-3 चीज याद रखेंगे। अपिक्को आंदोलन कब हुआ था। तो 1983 में। इस आंदोलन के नेता कौन थे। तो पांडुरंग हेगड़े साहब थे। और ये आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था। कर्नाटक में। अगला हम देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा आंदोलन 1989, इसको नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था। 1989 ईस्वी में। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर साहब थे। तो इस आंदोलन के जो 2 दिग्गज नेता थे वो बाबा आमटे और मेधा पाटेकर थे।
इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी। तो ये क्या कर रहे थे, ये लोग जो वहाँ के लोग थे, वहाँ पर क्या हो रहा था, बांध का निर्माण किया जा रहा था। बांध से आपको पता है बहुत सारे जो है समस्याएं हो जाती हैं, कुछ हालांकि फायदे भी होते हैं। लेकिन तो ये क्या हुआ कि नर्मदा नदी पर क्या हुआ, बांध बनाने के विरोध में जो है बाबा आमटे और मेधा पाटेकर ने आंदोलन किया था नर्मदा नदी पर। तो अगला है पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार भी हम देख लेते हैं, बहुत सारे हैं। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार देख लेते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 1987 में हुई थी। कब हुई थी, 1987 में हुई थी। और यह किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत 1987 में हुई थी। और यह किसको दिया जाता है, तो किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को जिसने पर्यावरण क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो, उस व्यक्ति को ये दिया जाता है। राजीव गांधी, अगला है राजीव गांधी पुरस्कार। तो राजीव गांधी पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1993 में। यह उन औद्योगिक संस्थानों में इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। तो राजीव गांधी जो पर्यावरण कार्यक्रम है ये 1993 में शुरू हुआ था। और यह उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं को लागू करते हैं। उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। आगे हम देख ले पर्यावरण से संबंधित दिवस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। आप पूरी क्लास देखिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। हम इससे रिलेटेड अंत में क्वेश्चंस भी करेंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हम यहाँ पर एक और डे बता देते हैं, जल दिवस। जल दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह हम देख लेते हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनसे कौन से सप्ताह माह को कैसे कहा जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर के बीच। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह कब मनाया जाता है, तो 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह ये कब मनाया जाता है, 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो फरवरी एवं जुलाई का प्रथम सप्ताह जो होता है वहाँ वन महोत्सव मनाया जाता है। फरवरी एवं जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है वहाँ पर क्या मनाया जाता है, तो वहाँ वन महोत्सव मनाया जाता है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु जो चलने वाली संस्था है, जो विश्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो संस्था काम करती है वो संस्था है WWF। और इसका फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछा जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो विश्व में जो पर्यावरण का संरक्षण करने वाली जो संस्था है आप उसका नाम याद रखेंगे, WWF होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। ग्लैंड में इसका मुख्यालय है, ग्लैंड आप याद रखेंगे। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। इसका हम आपको लोगो भी बता देते हैं, ज्वाइंट पांडा इसका जो है लोगो है इसका। अगला है पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आज अब बात कर लेते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इसको। पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम
वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी, जिसमें जो जितने भी जीव जंतु हैं आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो सभी जीव जंतु, जो पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम देखते हैं, सबके इकोसिस्टम बहुत सारे होते हैं। तो इकोसिस्टम जो जीवधारी होते हैं और या जीवधारी जो होते हैं वो पर्यावरण के साथ जब परस्पर क्रिया करते हैं तो उसको हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले साहब ने ये पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो आप बताएंगे एजी टेंसले। कब दिया था? तो 1935 में दिया था। इकोसिस्टम कहते किसे हैं? तो जो जीवधारी होते हैं वो अपने पर्यावरण के साथ जो अन्योन्य क्रिया करते हैं तो उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं परिस्थितिकी बोलते हैं, यानी इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। और जिसका प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल साहब ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि इकोसिस्टम के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोलॉजी को जो पारिस्थितिक तंत्र का अंग्रेजी पर्याय है, इसका मतलब क्या होता है? तो अंग्रेजी पर्याय इकोलॉजी होता है। और जिसका प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल साहब ने किया था। अर्नेस्ट हैकेल साहब ने जो इकोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया था सबसे पहले। आगे हम बात कर लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। बिल्कुल होती है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होती है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र छोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या स्थायी भी हो सकता है, और यह अस्थायी भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है। जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी हो सकता है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, वनीय पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। इसको आप काट दीजिएगा, हमारी वॉइस पर ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र की जो प्रकृति की जो है ये क्रियात्मक इकाई है। तो पारिस्थितिक तंत्र छोटा कैसे होगा? तो जैसे आप एक्वेरियम लेकर आते हैं जिसमें आप मछली वगैरह पालते हैं, तो एक्वेरियम का है ये आपका छोटा पारिस्थितिक तंत्र है। इसी तरह से ने एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कैसे हो सकता है? तो बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र को बोलेंगे। समुद्र क्या है? समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो वो पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्या करते हैं? अपने पर्यावरण, सब अपने पर्यावरण के अनुसार अन्योन्य क्रिया करते हैं पर्यावरण के साथ। जितने भी पारिस्थितिक तंत्र हैं वो पारिस्थितिक तंत्र अपने जो उसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो उनके आसपास जो पर्यावरण है उसके साथ अन्योन्य क्रियाएं करते हैं। तो समुद्र हो जाएगा सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। इसी तरह से स्थायी पारिस्थितिक तंत्र भी समुद्र हो जाएगा। अस्थायी कौन सा हो जाएगा आपको बताना है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा धान का खेत। ठीक है, ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं ये लाइन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें। सबसे उष्ण कटिबंधीय परितंत्र, जो उष्ण कटिबंधीय परितंत्र है ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। सर्वाधिक उत्पादन इसमें होता है, ये सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। अगला आगे हम देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन से हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, एक जैविक घटक है, दूसरा अजैविक घटक है। एक जैविक है, दूसरा अजैविक है। जिसमें जान है, जो जीवित है उसको जैविक बोलेंगे। जिसमें जो जीवित नहीं है और जान नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अजैविक बोलेंगे। तो हम देख लेते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक जो दो हैं वो जैविक हैं, अजैविक हैं। तो हम पहले जैविक घटक की बात कर लेते हैं। इस घटक के अंग कौन कौन से हैं? तो इस जैविक घटक में उत्पादक आएगा, उपभोक्ता आएगा और अपघटनकर्ता आएगा। उत्पादक कैसे आएगा? उत्पादक जो उत्पादन करता है, जैसे पेड़ पौधे, उपभोक्ता जो लोग खाते हैं उसे उपभोक्ता बोलते हैं, और अपघटनकर्ता, और जो लोग उसे मिट्टी में मिला देते हैं उसे क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता कहते हैं। कहते हैं ना कि इस मिट्टी में पैदा हुए इस मिट्टी में ही मिल जाओगे, तो वो काम कौन करता है? अपघटनकर्ता करते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं उत्पादक क्या होते हैं? तो उत्पादक होते हैं पादप जगत, अर्थात पौधों को परितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पादप जगत अर्थात पौधों को क्या कहा जाएगा? परतंत्र का उत्पादक कहा जाएगा। क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे क्या होते हैं? आप सिंपल से याद रखेंगे, उत्पादक से कहते हैं। तो सिंपल से ये थ्योरी आप छोड़ देंगे। पौधों को क्या बोलते हैं? पौधों को बोलेंगे उत्पादक, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता किसको बोलेंगे? तो उपभोक्ता बोलेंगे जो जीव जंतु अपने भोजन के निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, स्वयं नहीं करते। जो जीव जंतु जो भी हैं वो भोजन के लिए स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि देखो इसमें क्या लिखा है? जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते। तो उपभोक्ता क्या करते हैं? उपभोक्ता अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। हम उपभोक्ता डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं।
पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं। जैसे टिड्डा, टिड्डा क्या खाए, घास खाता है, बकरी भी घास खाती है, हिरण भी घास खाता है, गाय भी घास खाती है। तो ये लोग क्या, ये लोग सीधे पेड़ पौधों पर आधारित है। तो ये लोग किस में गिने जाएंगे, ये शाकाहारी होंगे, तो ये शाकाहारी होंगे और ये प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, क्योंकि ये सीधे पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता वे होते हैं जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जो इन जीवों को खा जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे मेढक, मेढक क्या होगा, मेढक टिड्डे को खा जाएगा, जो घास खाता है, या जो कीड़े जो घास खाता है, घास फूस खाता है, टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक खा जाएगा। इसी तरह से बिल्ली, बिल्ली जिसे चूहा, तो चूहे को कौन, बिल्ली खा जाती है, क्योंकि वो मांस नहीं खाता है। ठीक इसी तरह से लोमड़ी, लोमड़ी जो है, लोमड़ी को कौन खा जाएगा, ये द्वितीय उपभोक्ता लोमड़ी, ये लोमड़ी सॉरी लोमड़ी ये मेढक, बिल्ली और लोमड़ी, लोमड़ी किसको खा जाती है, लोमड़ी छोटे छोटे जीवों को खा जाती है। आगे हम देख लेते हैं तृतीय उपभोक्ता। तो ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं, तो ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये तृतीय उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। तो ये तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब जो घास फूस खाने वाले जीव जंतु थे, जो घास फूस जो जंतु खाते थे, जीव जंतु, उनको। और द्वितीय उपभोक्ता कौन थे, जो छोटे छोटे जीवों को खा जाते थे वो, या फिर इन दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं, या तो किसी एक को खाएंगे या दोनों को खाते थे। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं तृतीय उपभोक्ता। ये बड़े स्तर के मांसाहारी होते हैं। तो जैसे शेर हिरण को खाता है, शेर क्या करता है, हिरण को खा जाता है, और हिरण क्या खाता था, हिरण घास फूस खाता था। इसी तरह से लोमड़ी को भी, लोमड़ी भी है और लोमड़ी भी। तो अब याद रखेंगे तृतीय उपभोक्ता कौन होगा, तो ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं और ये प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। और सर्वाहारी की बात कर लेते हैं। आपको पता है जी, ज़्यादा चीज़ बतानी है नहीं। सर्वाहारी, तो सर्वाहारी क्या करते हैं, जो क्या करेंगे, जो उत्पादक एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। मतलब जो घास भी खाते हो और मांस भी खाते हो, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको सर्वाहारी बोलते हैं। ये उत्पादकों मतलब पेड़ पौधे, प्राथमिक उपभोक्ताओं मतलब जो पेड़ पौधों को खाने वाले जीव जंतु हैं, उनको दोनों को खाते हैं, उनको बोलते हैं सर्वाहारी। जैसे मनुष्य क्या करता है, घास भी खाता है और मांस भी खाता है। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली भी यही करती है, कौवा भी यही करता है, मोर भी यही करता है। आगे हम देख लेते हैं अपघटनकर्ता, मृतक पक्षी। तो ये अपघटनकर्ता ये क्या करते हैं, ये मृत जीव जंतु, जो मृत जीव जंतु हो जाते हैं, उन पर अपना भोजन बनाते हैं और मृत शरीर को के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो अपघटनकर्ता क्या करता है, ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन, ये मृत जीव जंतु से अपना भोजन बनाते हैं और ये मृत शरीर को क्या करते हैं, मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं। जैसे जीवाणु और कवक, जीवाणु को क्या करते हैं, हर इंसान को मिट्टी में मिला देते हैं अपघटन करता। आगे हम बात कर लेते हैं अजैविक घटक कौन से हैं। तो इस घटक के अंतर्गत अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं है वो अजैविक घटक हैं। तो वायु, जल, मृदा, कार्बनिक पदार्थ आते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं जो उत्पादकों में उपभोक्ताओं के साथ आवश्यक होते हैं। तो ये अजैविक घटक क्या होते हैं, ये उत्पादक जो करते हैं उनके लिए और उपभोक्ता जो होते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैविक घटक आपको पता है, जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य को वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, मृदा भी चाहिए। इसी तरह पेड़ पौधों को भी वायु भी चाहिए, जल भी चाहिए, मृदा भी चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे, अजैविक घटक हो जाएंगे। खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको समझ लेते हैं बहुत ध्यान से। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक परितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो खाद्य ऊर्जा ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है, हम विभिन्न जीवों के आहार के बारे में बात करते हैं कि ये इसको वो खाता है, इसको वो खाता है और इसको ये खाता है। तो इससे क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता चला जाता है आगे। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं पौधे को कौन खाता है, पौधे को टिड्डा खाता है, और इसी तरह टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। तो ये क्या है, ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में हो रहा है, देखो एक ही दिशा में हो रहा है। तो इस तरह से होता है। तो इसे हम मान लेते हैं सूर्य जो है, सूर्य के पास 10,000 इकाई ऊर्जा है। उत्पादक के पास जब आएगा तो इसका 10% आएगा, सिर्फ मात्र 10% आएगा। तो इस उत्पादक के पास मान लेते 100 है और इसके पास 10 होगा। तो हर किसी का 10% आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह से है।
आगे हम बात कर लेते हैं, इसका 1000 होगा यहाँ पर। आगे हम बात कर लेते हैं, किसी भी परितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी। तो जो मूल उत्पादक होते हैं जैसे पेड़ पौधे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। और जो सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊपर टॉप पर जो होगा, जो जैसे मान लेते हैं घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को मोर खा गया, और इस तरह से मोर में जो ऊर्जा होगी वो सबसे कम ऊर्जा पहुंचेगी मोर में। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ होगी, तो उत्पादक में होगी। आगे बात कर लेते हैं, इस तरह से बात कर ले, जिससे हम बात कर लेते हैं इसको खाद्य, ये पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड है। तो ऊर्जा का पिरामिड सबसे नीचे उत्पादक होंगे, इनके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी। इसके बाद आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, इनके पास इनसे कम ऊर्जा होगी। उसके बाद आएंगे द्वितीय उपभोक्ता, इनके पास भी इनसे कम ऊर्जा होगी, और तृतीय उपभोक्ताओं के पास सबसे कम ऊर्जा होगी। ये ऊर्जा का पिरामिड है और ये हमेशा सीधा होता है। हम आगे इसके बारे में बताएंगे आपको। जिसे बात कर लेते हैं, जैसे उपरोक्त उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं एवं टिड्डी उनसे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। जो पौधे अपना भोजन निर्माण कर रहे हैं इस श्रृंखला में, आप देख लेगा इसमें, और जो हमें बताया था अभी, टिड्डे उनसे खाद्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और टिड्डा मेढक का खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है। तो मेढक क्या, देखो पौधे को टिड्डे ने खाया तो टिड्डे को ऊर्जा मिली। अब टिड्डा को मेढक खा रहा है तो मेढक को ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा प्रदान करता है। और एवं सांप मेढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। अब सांप क्या कर रहा है, सांप मेढक को खा जा रहा है, तो सांप को ऊर्जा प्राप्त हो रही है। खाद्य श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर, खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की हो सकती है। कितनी हो सकती है, अधिकतम 5 स्तर की हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर में रूपांतरित करता है। क्योंकि जो ऊर्जा प्राप्त होती है, मान लेते हैं पौधे के पास 100% ऊर्जा थी, तो इसका 10% ऊर्जा टिड्डे को मिलेगी, मतलब केवल 10, और 10 का भी 10% मिलेगा मेढक को, मतलब 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर होती है। मान लेते हैं कि पौधे के पास 1000 कैलोरी ऊर्जा है, 1000, तो 1000 का 10% पहुंचेगी टिड्डे के पास, मतलब 100, और टिड्डे की भी 10% पहुंचेगी मेढक के पास, मतलब 10, और 10% मेढक का सांप में पहुंचेगी तो पहुंचेगा मतलब 1। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता का केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर में रूपांतरित करता है, बाकी 90% ऊर्जा का हानि हो जाती है। तो बाकी जो 90% ऊर्जा है वो क्या हो, व्यर्थ हो जाती है। उपभोक्ता के द्वारा 10% संचित ऊर्जा का रूपांतरण को, तो ये जो 10% ऊर्जा जो संचित होती है, इसको लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था, लिंडेमान ने। तो लिंडेमान का 10% सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इनके इस सिद्धांत को 10% ऊर्जा का नियम भी कहा जाता है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, आप इसको भी याद रखेंगे। तो आपको मैं सिंपल शब्दों में बता देता हूँ, इतनी कहानी पढ़ने का मतलब कोई नहीं है। तो पौधा जो होता है, पौधे को कौन खाता है, टिड्डा। पौधे को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा। तो जो पौधे के पास जितनी भी ऊर्जा होगी उसका 10% ऊर्जा टिड्डे को मिलेगी, टिड्डे के पास जितनी भी ऊर्जा जाएगी उसका 10% मेढक को मिलेगी, और मेढक के पास जितनी भी ऊर्जा जाएगी उसका 10% सांप को मिलेगा। तो इस तरह से मतलब 90% ऊर्जा हर एक ऊर्जा स्तर से 90% ऊर्जा का हानि होता रहता है। तो इस तरह से जो ये 10% जो नियम ऊर्जा आगे जाती है, इसका नियम लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था, लिंडेमान ने दिया था। और इसको कहा जाता है कि लिंडेमान का 10% ऊर्जा का सिद्धांत, ये कहा जाता है। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, आप इसको भी याद रखेंगे। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तर दिए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। जैसे द्विस्तरीय खाद्य श्रृंखला भी हो सकती है, जैसे पौधे को हाथी ने खाया, और ये क्या होगा, और ये क्या होगा, ये द्वितीय स्तर हो गया, क्योंकि इसमें 2 ही स्तर हैं। हाथी को कौन खाएगा, तो पौधे को हाथी ने खाया, ये 2 स्त्री हो सकती है। तृतीय स्त्री कैसी होगी, मान लेते हैं पौधा होगा, पौधे को हिरण खाएगा, तो हिरण को कौन खाएगा, हिरण को बाघ खा जाएगा, तो ये चतुर्थ स्त्री हो गए। ये तृतीय स्त्री होगी, क्योंकि इसमें 3 ही चरण है, देखो हैं। इसी तरह से चतुर्थ स्त्री देखो, चतुर्थ स्त्री कौन से होंगे, पौधा है, पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को लोमड़ी खाई, और लोमड़ी को बाघ खा गया। इसके बाद तो सब ऊर्जा संभव नहीं है। इसी तरह से पंच स्त्री भी ऊर्जा है। तो पंच स्त्री कैसे है, पौधा है, पौधे को कीट यानी टिड्डा खा रहा है, और टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है, मोर के आगे संभव नहीं है। तो क्या होगा, तो इस तरह से ये पंच स्त्री हो जाएगा कि ऊर्जा स्तर कहाँ तक संभव है। मतलब आप देख रहे हैं, जैसे पौधा है, पौधे को कीट टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को मोर खा रहा है, मोर को कौन खाएगा, तो मोर को कोई नहीं खाएगा। तो इस तरह का है, ये पंच स्त्री होगी। तो जिसमें ऊर्जा के जितने स्तर हो सकते हैं उसके हिसाब से ये ऊर्जा स्तर दिए गए हैं।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। आगे हम और डिस्कस कर लेते हैं खाद्य जाल के बारे में। खाद्य जाल कैसे होता है? देखो, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। अनेक जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं चल रही, जैसे अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को क्या बोलते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। तो ये जो खाद्य जाल होता है इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण बहुदिशीय होता है। परतंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है। तो परतंत्र में जो खाद्य जाल है इसका होना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा अनेक दिशाओं में जाती है, क्योंकि यह पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। तो आप याद रखेंगे इसको कि इसमें जो ऊर्जा का दिशा एक दिशा नहीं होगा। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का जो समूह होता है उसे खाद्य जाल कहते हैं, और इसमें खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। आप इसको याद रखेंगे। हाँ, ये देख लीजिए खाद्य जाल बना हुआ है, इसको आप देख लेंगे। आप देख लीजिए पौधा है, ये पौधे को कौन खा रहा है? बकरी खा रही है। इसी तरह पौधे को टिड्डा भी खा रहा है। इसी तरह से बकरी को मनुष्य खा सकती है और पौधे को भी मनुष्य खा सकता है। पौधे को जो खरगोश खा रहा है, खरगोश को लोमड़ी खा रही है, लोमड़ी को शेर खा रहा है। टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है, और सांप को मोर भी खा रहा है। सांप को देखो, सांप को बाज भी खा रहा है और सांप को मोर भी खा रहा है। इसी तरह पौधे को मनुष्य भी खा रहा है, पौधे को बकरी भी खा रही है। ठीक है, इस तरह से। और खरगोश को देखो सांप भी खा रहा है, खरगोश को सांप खा रहा है, और सांप को मोर खा जा रहा है, और सांप को बाज भी खा रहा है। तो इस तरह से जो होता है बहुदिशीय। तो यहाँ से ऊर्जा, इस तरह से ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से होता है? इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से होता है? तो बहुदिशीय होता है, किसी एक ही दिशा में नहीं होता है। तो इसको बोलते हैं खाद्य जाल। जब ऊर्जा का स्थानांतरण बहुदिशीय हो जाए, तो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य जाल स्तर होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो खाद्य स्तर होते हैं उनको बोलते हैं खाद्य जाल बोलते हैं। तो ये रहा चैप्टर कंप्लीट। अब हम इसके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं एक साथ।